नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। हर गली मोहल्ले क्षेत्र ले जाना मेरा काम है और उनकी आवाज़ उठाना मेरी काम है। तो हर समाज की आवाज़ उठनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए आप तक, ये मेरा पूरा जो है आप तक कोशिश रहती है। तो आइए इसी प्रकार से हम मिलाते हैं आपको दिग्गज प्रजापति समाज सेवी जय भगवान जी से, जो बेगमपुर के अंदर है। आइए मुलाकात कराते हैं। लॉकडाउन स्थिति में हम लोग उसके खड़े हुए हैं, तो देखते हैं समाज के द्वारा क्या क्या कार्य निपटाते हैं। जय भगवान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिएगा। थैंक यू। देखिए, मेरा नाम जय भगवान प्रजापति है जी, और मैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जी जी। और एक हमने संस्था बना रखी है प्रजापति विकास संगठन, मैं उसमें शिक्षा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी। और ऑल इंडिया के अंदर मैं जो वाद विवाद समिति है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी जी। और जो लोगों के झगड़े छोटे मोटे, चाहे मियाँ बीवी का तलाक का हो, चाहे जमीन से संबंधित हो, चाहे पास पड़ोस की आपस की लड़ाई हो, चाहे घर की लड़ाई हो, किसी भी संबंध में अगर आपसी कोई कलह है, इस प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उसका समाधान हम करते हैं। मेरे साथ और भी मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके, तो ज़्यादा वजन मेरे पर डाला हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ उन बेचारों को परेशान ना करके मैं अपने एंगल से उनको सबको निकालूँ। जी जी। दूसरा, मेरा समाज के अंदर एक उद्देश्य है जी जी। कि हमारे पूर्वज एक किस्म से अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़ रहे। जी जी। वो जितने हमें पढ़ा पाए 10-12 उतने हम पढ़े, और उस पढ़ाई के मुताबिक मैंने अपना, आज ये मेरी स्टार्टिंग CPWD में नौकरी लगा। अरे वाह। उसके बाद मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी लगा। जी जी। उसके बाद दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं गया नहीं। जी जी। उसके बाद मेरा रिजर्व बैंक में सिलेक्शन हुआ। जी। मैं रिजर्व बैंक में तीनों नौकरी छोड़ के रिजर्व बैंक में गया, और वहाँ पे मैं 33 साल नौकरी करके, और अभी 2019 जून के अंदर में रिटायर हुआ। क्या हुआ? रिटायर होने से भी पहले 15 या 20 साल से पहले ही मैं समाज से जुड़ा हुआ था। और रिटायर होने के बाद तो एक पूरा का पूरा अपना पूरा शरीर मैंने न्यौछावर कर दिया कि अभी मैं सही दूंगा तो समाज के नाम से दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शिक्षा के ऊपर मेरा फोकस है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाई जाए। जी जी। जो बच्चा अपने परिवार में बहुत ही, चाहे वो गरीब है और इस स्थिति में है कि वो आगे नहीं पढ़ सकता, उसके पेरेंट्स कमज़ोर है, तो हम कोशिश करते हैं अपने समाज के माध्यम से उस बच्चे को फीस, चाहे ट्यूशन फीस हो, तो जो पूरी सहायता उसको देने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे पड़ोस में मेरे भतीजे का ये एक कंप्यूटर सेंटर है, मैंने इसको भी अपने सभा के माध्यम से जोड़ा हुआ है। मेरे प्रजापति समाज के जितने भी बच्चे, कोई आस पड़ोस का है, कहीं से भी आएगा, वो विदाउट फीस के यहाँ पे उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर कोई ज़्यादा इस पे लोड बढ़ता है, उनको पैसे देने की जरूरत पड़े, तो उस पैसे को हम अवेल करेंगे, चाहे कैसे भी करें, लेकिन किसी गरीब बच्चे से हम पैसा नहीं लेंगे। तो अन्य समाज या प्रजापति समाज? हाँ, हमने खाली प्रजापति समाज के लिए ये छूट दे रखी है कि प्रजापति समाज का कोई बच्चा आएगा तो उसको हम फ्री कोचिंग करेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक नज़र डालना चाहूँगा आपकी जीवनी के ऊपर। मैं जानना चाहूँगा जय भगवान जी, कब दिल्ली आए आप, और कितने, कौन से वंश में आए, और क्या ये जो आपको संपत्ति जो आपके पास है अपनी विरासत में लेके आए, या आपने खुद संघर्ष किया, खुद मेहनत की, खुद बनाया? देखिए सर, मैं यहीं का बेगमपुर, प्रॉपर मेरा गांव बेगमपुर है। मेरे दादा परदादा सब यहीं के हैं। जी। हमारे अंदर एक छोटा सा मकान था, जिसमें हम 6 भाई रहते थे। जी। उसके बाद हम धीरे धीरे बाहर जैसे कमाते रहे, हमारे बुजुर्ग लेते रहे। उसके बाद हमारे पिताजी में 1997 के अंदर चले गए थे। उसके बाद हमने सारा कुछ जितना भी किया यहाँ से वहाँ तक, सारा अपने मेहनत से किया है। जी जी। और मेरे अपने 2 PG भी खोल रखे हैं छोटे मोटे, उसमें बच्चे आज 2 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं है क्योंकि कोरोना की महामारी है। रिटायरमेंट का जो पैसा था एक्चुअली मैंने सारा वहाँ पे सेव कर दिया। 2 बेटे हैं, एक बेटे को एक नाम PG, एक दूसरे को एक कर दिया। 2 मेरी दुकान है, एक दुकान में एक बेटा, दूसरी दुकान में दोनों बेटे ही अपने अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा रहा जो शिक्षा की बात कर रहा था, बीच में मैंने छोड़ दिया कि शिक्षा के ऊपर हमने इतना फोकस डाल रखा कि बच्चा अधिक से अधिक शिक्षित हो। वही अच्छे नंबर लेगा, अच्छी शिक्षा पाएगा, तो कम से कम वो आगे जाके अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छा रोजगार कर पाएगा, कोई बिजनेस कर पाएगा। बिजनेस भी कुछ भी ना करे तो वो राजनीति में भी, अच्छी शिक्षा का राजनीति में भी कदम धर पाएगा।
जी जी। दर्शकों मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि जय भगवान जी दिल और दिमाग तन मन धन से जो है समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और समाज के सभी गतिविधियों पे पैनी नज़र बनाए रखते हैं। समाज सेवा क्या करते हैं, जहाँ मैं आपको बता दूँ वाद विवाद अगर कोई भी गृह कलेश घर की कलेश अगर नजर आती है आपको, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जय भगवान जी से, जहाँ पे आपकी समस्या का निपटारा हो सकता है। जी जय भगवान जी, मैं जानना चाहूँगा कि क्या अपने पूर्वजों ने कभी माटी के कार्य से जुड़े हुए? यस, मेरे पिताजी खुद माटी का काम करते थे। जी जी। और जैसे हम प्रजापति पुराने पहले बोलते थे, कुम्हार बोलते थे, अब प्रजापति शब्द लगा दिया क्योंकि एक शुद्ध शब्द जो ना प्रजापति है। जी जी। तो कुम्हार का काम यानी कि गधे घोड़ों का भी बट्टे भी ला दिए हमने, गधे खुद में ला दिए। जी जी जी। मैं 78 में नौकरी लगा था और 88 तक मैंने नौकरी भी की है और साथ में अपने उसका गधों का भी तो बट्टे का भी काम किया है। अरे वाह। नहीं तो नौकरी लगने के बाद आदमी हो जाता है कि मैं नौकरी लगी मैं क्यों करूं? लेकिन मैंने आज भी संकोच नहीं किया। मुझे आज भी अगर ये कहने लगे गरीब आदमी अगर कहते घोड़े का काम कर रहा है, मुझे आज भी कहेंगे तो मैं उसकी मदद करने के लिए आज भी करा। अरे वाह, कमाल। मैं पिछले काम से कभी भी नफरत नहीं करता। मैं पूछता हूँ तो सिर्फ अपनी मिट्टी को और उस पुराने काम को आज भी याद करता हूँ कि उसका 2 रुपया भी मेरी अगर कमाई में जुड़ता तो मैं कहता हूँ बरकत मेरी सिर्फ है उस 2 रुपये से। अरे वाह जी वाह। बैंक में भले ही मैं लाख रुपए की तनख्वाह लास्ट में रिटायर हो गया, लाख रुपए उस टाइम मेरी सैलरी थी, लेकिन मैं सोचता हूँ उस लाख रुपए में अगर 2 रुपए मेरी पुरानी कमाई के जुड़ जाते तो मैं उसको 2 लाख के बराबर समझता। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ देखिए दोस्तों मित्रों हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बता रहे हैं आपको प्रजापति समाज के लिए कितनी बढ़िया कितनी अच्छी प्रेरणा है कि इनके 2 रुपए माटी के कार्य से अगर मिल जाए तो इनकी लाखों की संपत्ति करोड़ों की हो जाती है। तो जय भगवान जी, मैं जानना चाहूँगा अपने समाज से जुड़े हुए हमारे नौजवान बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी संघर्ष किया प्रजापति समाज को उठाने की, नौजवान पीढ़ियों से क्या आप जो है संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? देखिए, नौजवान बच्चों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो नौजवान बच्चों को नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को, आज बच्चों को पढ़ाई कराने की जरूरत नहीं, शिक्षा देने की जरूरत नहीं, सबसे पहले उनके पूर्वजों को, उनके परिवार को, पेरेंट्स को पढ़ाने की जरूरत है। स्टार्टिंग बच्चा जो छोटा होता है, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखता रहता है, उससे उसको बचाना है। बच्चा अगर अंदर पढ़ रहा है तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बाहर से दरवाजा खटखटा रहे, टोनू सोनू जाओ जरा दरवाजा खोलो, नहीं, बच्चे को सेपरेट बैठाइए एक आदमी पे, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब वहां पे ना करें। और जैसे जैसे बच्चा आगे जाएगा ऑटोमेटिक उसका जो पीरियड है टाइम टेबल पढ़ाई का, कम से कम मैं स्पीच देता हूँ तो यही बोलता हूँ शिक्षा के उसमें कि 6 घंटे बच्चा कम से कम ट्यूशन ना जाके 6 घंटे घर पे पढ़ना है। 5 घंटे घर में स्कूल जाता है तो 6 घंटे घर में पढ़ो, उसके बाद ट्यूशन जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 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 आगे अगली क्लासों में बढ़ता वैसे वैसे अपना पीरियड टाइम का ट्यूशन का बढ़ाते रहें, कहीं ट्यूशन जाने की उसको जरूरत नहीं है। और जहाँ भी आप देखते हैं कि कई बार हमारे पेरेंट्स जाते हैं, बच्चा साथ में होता है, कई फार्म चाहे वो राशन कार्ड की लाइन में लगे चाहे स्कूल में जाए तो देखते हैं कि मेरा फार्म कौन भरे। सबसे बड़ी संकोच हमें यहाँ लगता है कि क्यों, क्या होता है किसी भी फार्म में, आप कहीं भी जाते कोई भी फार्म होता है तो नाम, पिता का नाम, एड्रेस, व्यवसाय, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। हर हम ये सोचते हैं, संकोच करते हैं, डर रहे हैं कि कभी गलत ना हो जाए। नहीं, पेरेंट्स खुद बोले बेटा भर, गलती होगी तो मैं खड़ा हूँ, 10 रुपया भाड़ा हूँ दूसरा ले लेंगे। हम वहाँ से जो ना संकोच करके क्या होता है 12वीं BA तक चले जाते हैं और वहाँ पे खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। जब खड़े होते तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं उनके। नहीं, वहीं से बच्चों का डर निकालिए और पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखिए। और 12वीं के बाद जब बच्चा ये कहे कि मुझे तो डॉक्टर बनना है तो पेरेंट्स को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि नहीं तेरे तो इंजीनियर बनेंगे, वो पढ़ाई पढ़नी है। जो बच्चे का मन माने कि मैं इसमें मैं लीन हूँ तो उसी लाइन में बच्चे को लेके जाइए, तो बच्चा कभी भी मार नहीं खाएगी। मेरा अपनी ये सोच है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय भगवान जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है वाद विवाद की समस्या निपटाते हैं, निपटारा क्या करते हैं? मैं जानना चाहूँगा उनमें से कौन सी एक ऐसी समस्या बताइए जो सबसे कठिन लगी हो आपको? सर कठिन तो बहुत समस्याएं आती हैं बीच में जी। अभी भी कल भी मेरे पास 3 केस आए हैं जी जी। और कठिन को तो कभी भी नहीं कह सकता कि कौन सी कठिन है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी 30 नवंबर को एक शादी हुई थी और 3 तारीख को मैं तलाक करा के आया हूँ। अच्छा। इसका कारण क्या है कि हमारे पेरेंट्स उस बच्चे को दोनों को बैठाते नहीं है, उनकी सलाह नहीं लेते कि लड़का आपको पसंद है या लड़की आपको पसंद है, दोनों को बैठा के दोनों की बातचीत कराई जाए तो शायद ये समस्याएं बहुत कम आए। हम क्या करते हैं कि अभी किसी को पता ना लग जाए इसका रिश्ता करते, उसको पता ना लग जाए, किसी को ना बताओ, चोरी छप्पे रिश्ते करते, उसके बाद शादी में ही अड़चने आती हैं। कठिन परिस्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ लड़की ये कहे कि मैं जाना नहीं चाहती और लड़का ये कहता मैं जाना चाहता हूँ।
लड़का लाना तो चाहता है लेकिन कमाता नहीं है, लाना तो चाहता है लेकिन दारू पीता है, लाना तो चाहता है लेकिन उसको उसकी पूरी जरूरतें पूरी नहीं करता है, तो लड़की कहाँ जाएगी। कई लड़कियां होती हैं कि नौकरी करना चाहती हैं, वो 10,000 की नौकरी कर रही है और घर बड़ा मिल गया, वो कहता है कि ऐसी ऐसी नौकरानी तो मैं 10 रख लूँ, लेकिन वो लड़की जिद करती है कि नहीं मुझे बाहर करना है। ये सारी शादी से पहले अगर हम खोल कर ले इस चीज़ की तो मेरे ख्याल से ये समस्या कभी नहीं। ये अड़चने हमारे बीच में बहुत आती हैं। एक आपको बताना चाहूँगा, एक लड़की और लड़के का दोनों का रिश्ता वो तलाक कराया हमने, दोनों बच्चों को समझाया बेटा ऐसे नहीं करते, लेकिन वो नहीं माने किसी वजह से और उनका मजबूरी में तलाक करना पड़ा। लड़की की फिर शादी हो जाती है कहीं, लड़के की शादी नहीं होती है, लड़की की दूसरी शादी होती है तो दूसरा लड़का मिलता है, वो भी तलाकशुदा, वो लड़का इतना तंग कर देता है उसको, वो लड़की फिर फोन करती है पहले आदमी के पास कि क्या आप मुझे रख लोगे, मैं दुखी हो गई यहाँ पे और इससे तो अच्छे आप थे, कहते आ जाइए। फिर पंचायत के माध्यम से उसकी दूसरी पहले वाले के साथ एडजस्ट समझौता कराया। मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं आती है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ 100 आदमी पंचायत में बैठ जाते हैं और वो जो खर्चा चाय पानी का होता है सिर्फ हमारी पल्ले का होता है, ना उस पक्ष से लेते ना उस पक्ष से लेते। अगर कोई रसीद कटाएगा, कन्यादान जो शादियाँ वगैरह कराते हैं उसकी अगर कोई रसीद कटाता है बेशक, ना कटाए तो जबरदस्ती नहीं होता, सारा खर्चा सिर्फ और सिर्फ हम पल्ले से करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ बता दूंगा, मैंने जानबूझ के ये बातें पूछी हैं ताकि जो है आप तक बात पहुँच जाए किस तरीके की समस्या हल किया जाता है। और अगर बेगमपुर और लालबत्ती से आगे पूछना शुरू करेंगे जय भगवान जी, तो इतने प्रसिद्ध नाम है कि आपको तुरंत घर तक पहुँचा देंगे। तो अगर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो। जय भगवान जी, मैं जानना चाहूँगा प्रजापति समाज राजनीति से हट के थोड़ा सा जो है 30 त्योहारों पर नजर डालना चाहूँगा जो साल पे हमारे देश में हमारे कई बार त्यौहार। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जी। सबसे पहले मैं दिवाली को ही लेता हूँ क्योंकि दिवाली का एक मेन होता है दिए का, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का। और उसमें क्या समस्याएं आती हैं, पहली बात तो हमारे पास मिट्टी नहीं है, दिल्ली के अंदर मिट्टी कहीं भी नहीं है फ्री में, हरियाणा से ट्रक भर भर के लोग बाग मंगाते हैं। उसके बाद उसको बना के जब पकाने की समस्या आती है हमारे साथ में, तो भट्टी जब जलती है तो धुआं उठता है। पड़ोसी ने अगर फोन कर दिया तो पुलिस उसको बंद करवा देती है। पुलिस ने बंद नहीं कराया तो राजनीति हम जाएंगे किसी MLA के पास, सांसद के पास या निगम पार्षद के पास, ऐसी हमें कोई मदद नहीं मिल पाती। उसके बाद जैसे तैसे चोरी छप्पे से पका लिया या पके हुए बर्तन हरियाणा से मंगा लिए, तो आप देखेंगे कि दिवाली पे हमें यहाँ पे बेचने की जगह नहीं मिलती। दूसरा सामान रखा होता है, हमारा कहीं पे दिए भी नहीं रख के बेच नहीं सकते, बड़ी समस्याएं आती हैं। फिर हम बाज़ारों में घूमते हैं, हमारे बच्चे घूमते हैं रिक्शा में, यानी कि जो मेहनत की उसका हमें 25% भी बेनिफिट नहीं हो पाता। लेकिन मजबूरी है, जाए तो जाए कहाँ, कुछ लोग अभी भी इतने पीछे हैं। यानी मिट्टी के काम में बहुत बड़ी समस्या रखी है। कई बार लड़ाई भी हो चुकी है, कई बार धरने प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई बेनिफिट अब तक हमें उसका नहीं। आप हमारी सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे प्रजापति समाज के लिए? सरकार से यही निवेदन है कि जो गांव के क्षेत्र हैं और जो जमीन खाली गांव सभा की पड़ी है, जहाँ से हमारे पूर्वज मिट्टी लाते थे, सबसे पहले तो उसमें कम से कम 1-2 एकड़ ऐसी जमीन दी जाए, उसमें से मिट्टी लाके और वो बर्तन बना सके। दूसरा, उसका बिजली की ऐसी भट्टियाँ दी जाए, बनाई जाए, या उनको वहाँ से आर्थिक ऐसी मदद मिले गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री बिजली दी जाए ताकि उन भट्टियों में प्रदूषण ना हो और वो अपने बर्तन आराम से पका सकें। तो भारत सरकार से यहाँ पे हमारा मुस्कान इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी निवेदन है कि जहाँ प्रजापति समाज में एक तरफ लेके कार्य धंधे को लेके काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अगर ऐसा रहा तो प्रजापति समाज का कार्य लुप्त होता चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं दर्शकों यहाँ पे कि अगर बर्तन लुप्त हो गए माटी के, तो बीमारियाँ पैदा होने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मैं अगर बात करूँ कि माटी के बर्तन में जिस टाइम खाना भोजन बनता था, उस टाइम पर कोई बीमारी आपके करीब नहीं हुआ करती थी। और आज शुगर जैसी बीमारी, अस्थमा जैसी बीमारी, कई जो बीमारी है पनप रही है। कारण ये है क्योंकि माटी के बर्तन खत्म हो गए, कुकर गैस वगैरह यूज होने लग गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा जय भगवान जी की आने वाले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे हमारे कुछ, मैं फौजी भाइयों की बात करूँगा, ठंड हो या धूप हो या आंधी हो या बर्फ हो या तूफान हो, वो तैनात रहते हैं 24 घंटे, वो हमारे लिए बैठे हुए। क्या कहना चाहेंगे, चंद बातें हमारे फौजी भाइयों के लिए? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँ, देखो देश के रक्षक हैं, बिल्कुल अपने सीमा पे खड़े हैं
एक सेकंड का उनका भरोसा नहीं कि कब उनके ऊपर वार हो जाए। और ऐसे फौजियों के लिए जो हमारी सरकार की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूँगा, उनके लिए अधिक से अधिक ऐसी सुविधा दी जाए ताकि वो वहाँ पे परेशान ना हो। और अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है, फिर ये घटना हो जाती है, फिर परिवार को इतनी मदद जरूर दी जाए, कम से कम उसको ये एहसास ना हो कि मेरे पेरेंट्स या मेरे फादर या जो चाचा तो मेरे कोई भी हमारे से बिछड़ गए हैं। मैं देखता हूँ अक्सर कोई जो हाई लाइट में होता है उसको तो 10-10, 20-20 लाख रुपए दे दिया जाते हैं, उसके बच्चे को नौकरी दे दी जाती है। लेकिन जो बहुत ही गरीब परिवार से उठ के गया, उस टाइम तो उसकी घोषणा हो जाएगी, बाकी उसको अठन्नी तक नहीं मिलती है बाद में। अभी वो ठिठर रहे हैं, उनको सहायता नहीं है, जो 2 जोड़ी कपड़े हैं तो बेचारे वही पहन रहे हैं, वहाँ पे खाना पीना टाइम से नहीं जाता है, बर्फ जम गई है, पानी पीने की भी उनको दिक्कत आ जाती है। तो ऐसी फैसिलिटी गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो फैसिलिटी नहीं दे सकते। ये हम लोगों को, मैं तो विनती करता हूँ गवर्नमेंट से कि सबसे पहले ध्यान उन फौजियों का करा जाए जो हमारे पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए कभी भी। बहुत बढ़िया। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जो है जय भगवान जी से बराबर बातचीत कर रहे हैं और यहाँ फौजी भाइयों के लिए बातचीत की, और मुझे गर्व है ऐसे प्रजापति समाज के चमकते हुए सितारों पे जो अपने प्रजापति समाज के लिए दबंग खड़े हुए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रेरणा मिलती है कि हर समाज को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे प्रजापति समाज बराबर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अब तब तक के लिए आगे लूँगा संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, विक्की मल्होत्रा कैमरामैन के साथ, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। जय भगवान प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, समस्त देशवासियों को आने वाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं दिल से, मन की गहराइयों से कहना चाहूँगा कि भी आगे आने वाले समय में पूरे साल आप सुखी रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे देश के ऊपर इस प्रकार का कोई हमारे फौजी आँच ना आने दें, और फौजियों के लिए हमारी सरकार पूरा ध्यान दे, उनकी पूरी सुविधा दे करें। और मैं भगवान से भी विनती करना चाहूँगा कि जो महामारी है, जल्दी से जल्दी महामारी को इसको ख़त्म करें। साथियों, महामारी हमारे कहने से तो ठीक नहीं होती, बल्कि ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई मास्क लगा के रखें, उचित दूरी बना के रखें, ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलें, कोई सामान लाए तो उसको धो के यूज करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोते रहें। तो हम इस बीमारी से पहले भी हम जीते थे, और कुछ हद तक अभी भी मैं कहता हूँ काफ़ी हमारी जीत हो सकती है। लेकिन साथियों, मेरी यही कामना है कि आप अपनी जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, वो ज़रूर अपनाएं, उनका पालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद।